जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 22 रहेगी। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट वीडियो के अंदर ख़त्म हो गई और इस वीडियो से हम जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री इट मीन्स हम जो है वो मध्यकालीन भारत को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करने वाले हैं? मध्यकालीन भारत को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगर हम साथियों बात करें टॉपिक्स की, तो इस वीडियो के अंदर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो किन किन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो जो है वो महमूद गजनबी, राइट, महमूद गजनबी। और हम जो है वो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। किसको डिस्कस करेंगे? मोहम्मद गौरी को हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। क्लियर? तो चलिए आ जाइए, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं किसके? मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं, राइट। मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो मुस्लिम आक्रमणकारियों में आपने मेनली तीन लोगों के सबसे पहले नाम सुने होंगे। तीन लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं हमारे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, राइट। और सेकंड नंबर पर इनके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी जो है उसका नाम है महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी। ये दूसरे आक्रमणकारी के रूप में गिने जाते हैं। एंड थर्ड, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है वो तीसरे मुस्लिम आक्रमणकारियों में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों में क्रम से अगर हम देखें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर अटैक करते हैं, फिर महमूद गजनबी अटैक करते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपसे आपको याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है मेरे साथी, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक अरब आक्रमणकारी है, अरब मुस्लिम आक्रमणकारी है। जबकि अगर हम महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो ये जो है वो एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी है, राइट। ये आप याद रख पाएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है मेरे साथियों वो एक अरब आक्रमणकारी है, जबकि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी जो है वो तुर्क आक्रमणकारी हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम, आपको मालूम है, सबसे पहले जिस क्रम में हमने इनको लिखा हुआ है उसी क्रम में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो मोहम्मद बिन कासिम, आपको हेडिंग लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। ये सबसे पहले आप नोट करेंगे और लिखना इसके बारे में जो है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके बारे में देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, राइट, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है ये, ठीक है। इसके बाद क्रमशः आपको महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी का जो है नाम देखने के लिए मिल जाता है, राइट। अगर हम इसके अटैक की बात करें, किसकी बात करें, आक्रमण की बात करें, तो इसने जो है वो 712 एडी के अंदर भारत पर जो है वो अटैक किया था, ठीक है। कब किस पर अटैक किया था? भारत पर अटैक किया था, राइट। और ये जो इसकी बात है, ये जो 712 एडी का जो आक्रमण है जो कि भारत पर किया गया था, ये आक्रमण मेरे साथियों राजा दाहिर के ऊपर किया गया था। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 712 एडी के अंदर जो आपको बैटल देखने के लिए मिलती है या जो वॉर देखने के लिए मिलता है वो राजा दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम तो जीतेगा, राजा दाहिर जो है वो हार जाएंगे। और इस पूरे सिनेरियो की जो जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, किसकी? राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में होने वाले इस युद्ध की जो जानकारी आपको मिलेगी, राइट। किसकी क्या मिलेगी आपको? जो जानकारी मिलेगी इसकी, वो आपको एक बुक से जानकारी मिलेगी। उस बुक का नाम होगा चचनामा, ठीक है। इस चचनामा के अंदर इस पूरे युद्ध का सिनेरियो जो है वो लिखा हुआ है कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आता है, भारत में आता है, भारत में जो है वो सिंध के राजा दाहिर पर अटैक करता है, उनको हरा देता है, उसके बाद जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है। और किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था और मुस्लिम धर्म को प्रमोट किया गया था, राइट। क्लियर? और भी काफ़ी लंबी स्टोरी है जो कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमें सिर्फ उतना ही डेटा जो है वो लेकर चलना है जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड डेटा के अंदर आता हो, राइट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आगे की नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर
आक्रमण करने का आदेश आदेश अल हज्जाज ने दिया था। किसने दिया था? अल हज्जाज ने दिया था, राइट। यहाँ पर अगर मेरे साथियों अल हज्जाज की बात करें तो अल हज्जाज जो है वो ये जो अल हज्जाज हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम के कौन है? चाचा हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के कौन है ये? मोहम्मद बिन कासिम की ये जो है वो चाचा हैं, ठीक है। और ये जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देते हैं भारत पर अटैक करने का, राइट। रीज़न क्या होता है? रीज़न यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, रीज़न फिर भी आपको बता देते हैं। रीज़न ये होता है कि श्रीलंका से खलीफा के लिए जाने वाली गिफ्ट को या उनके जो उपहार थे उनको जो है वो सिंध वाले क्षेत्र में जो है वो लूट लिया गया था, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम उस लूटे हुए उनको उपहारों को जो है वो एक बेइज्जती के तौर पे लेता है और फिर जो है वो भारत पर अटैक कर देता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी, या फिर हम सीधा बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम, राइट। क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमणकारी जो है वो भारत में आक्रमणकारी भारत में बोलन दर्रे बोलन दर्रे से आया, राइट। किससे आया? बोलन दर्रे से होते हुए भारत आ जाते हैं, राइट, ठीक है। ये तो हम बाकी सारी चीज़ें ये तो देख चुके हैं कि अटैक किस किस के ऊपर होता है। यहाँ पर मेन अगर हम लक्ष्य की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका पहला लक्ष्य हम बात करें तो पहला लक्ष्य होता है इसका दौलत लूटना, या हाँ दौलत लूटना लिख सकते हैं आप, या पैसा, या आप बोल सकते हैं धन लूटना, दौलत लूटना या धन लूटना हम यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं। तो ये इसका पहला टारगेट हो गया मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर अटैक करने का। सेकेंड टारगेट क्या था? खलीफा के उपहारों को वापस लाना, राइट, वापस लाना, राइट। ये सेकंड टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है था अभी जस्ट आप बताया ना कि भारत में अटैक करने का सबसे पहला रीज़न ही यही था कि जो श्रीलंका से जो अरब के खलीफा के लिए क्या जा रहे थे, जो उपहार जा रहे थे, जो गिफ्ट जा रहे थे, उनको सिंध वाले एरिया में उनको लूट लिया गया था, जिस कारण खलीफा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसका बदला लेने के लिए राजा दाहिर पर अटैक करवाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो सेकंड टारगेट भी यही होगा कि खलीफा के जो उपहार हैं उनको वापस ले लेना। और सेकंड टारगेट हमने क्या डिस्कस किया है? धन लूट कर ले जाना, राइट। थर्ड की हम बात करें तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना भी इसका एक टारगेट होता है, मुस्लिम धर्म का प्रचार, राइट। और आप देखेंगे कि अब जब चचनामा को आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म को जो है वो अपनाने पे मजबूर करवाया गया, ठीक है। तो हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट किया गया मुस्लिमों के अंदर इस चचनामा के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये आप देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। चलिए आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों तो हम बात करते हैं अरबों के आक्रमण से अरबों के आक्रमण से भारत में ऊंट व खजूर की खेती का प्रचलन बढ़ा, राइट। सो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। कि जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, इट मीन्स मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि भारत में ऊँटों का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि आपको पता है अरब में रेतीला क्षेत्र रेगिस्तान है, तो वहाँ पर ऊँटों का वर्चस्व ज़्यादा होता है। तो जब वो भारत में आए तो उनके साथ ऊँट भी आए, खजूर की खेती भी उनके साथ चलकर आई, ठीक है। तो भारत में इन दोनों चीज़ों का जो है वो प्रचलन बढ़ गया, राइट। सो ये हमारी अरब आक्रमणकारियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, जो कि आपको एग्जाम याद करना है। हम ज़्यादा चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको जस्ट बताया कि हम उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिन पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं और हम बात करते हैं सेकेंड मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में, जिसका नाम हमने आपको बताया था महमूद गजनबी, राइट। क्या बताया था? महमूद गजनबी, आपको इसका नाम जो है वो हमने बताया था, राइट।
चलिए, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर महमूद गजनबी सेकंड हेडिंग डाल सकते हैं, राइट। अब देखिए, महमूद गजनबी की हम बात करें तो महमूद गजनबी का उदय कैसे होता है कि सबसे पहले ये जो है वो अल्पतगीन का नाम आता है। किसका नाम आता है? अल्पतगीन का नाम आता है, जो कि गौर का राजा होता है, गौर की गद्दी का राजा राजा होता है, या गजनी का राजा होता है। ठीक है, कौन होता है? गजनी का सुल्तान होता है। गजनी का सुल्तान जो होता है, अब इसके अल्पतगीन के दामाद का नाम होता है, अल्पतगीन के दामाद का नाम होता है शुभोक्तगीन। क्या नाम होता है? शुभोक्तगीन, राइट। शुभोक्तगीन जो है वो अल्पतगीन के दामाद दामाद का नाम होता है, और शुभोक्तगीन के पुत्र का नाम, राइट। किसका नाम? शुभोक्तगीन के पुत्र का नाम जो होता है महमूद गजनबी होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? महमूद गजनबी होता है, राइट। तो इस प्रकार से आपको महमूद गजनबी का नाम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भारत पर अटैक कर देता है, राइट। अब हम अगर महमूद गजनबी की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें? महमूद गजनबी की। तो महमूद गजनबी जब राजा नहीं बना था, राजा बनने से पहले जो है वो खुरासान का शासक था। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, राजा बनने से पहले खुरासान का शासक। ठीक है, और वैसे ये बेसिकली है कहाँ का राजा? कहाँ का राजा? ये अल्पतकीन कहाँ के राजा होते हैं? तो ये भी आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। अल्पतकीन जो है वो किंग है, कहाँ के हैं? सुल्तान है, कहाँ के हैं? ये गजनी के हैं, राइट। किसके हैं? गजनी के। और बाद में जो है वो महमूद गजनबी भी जो कहाँ का राजा बनेगा? गजनी का ही बनेगा, लेकिन गजनी का राजा बनने से पहले ये खुरासान का शासक होता है। ठीक है, अगर हम इसके गद्दी पर बैठने की बात करें, इसके हम अगर राज्य अभिषेक की बात करें, किसकी बात करें? राज्य अभिषेक की बात करें, तो इसका राज्य अभिषेक होता है 27 वर्ष की एज में। कितनी कितनी एज में? सब 27 ईयर्स की एज में होता है। इट मीन्स अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 988 एडी के अंदर जो है वो महमूद गजनबी का राज्य अभिषेक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अगर हम पद की मान्यता की बात करें, क्योंकि मुस्लिमों में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी होंगे और आगे चलकर आपको जितने भी मेडावल हिस्ट्री के अंदर मुस्लिम किंग्स का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे फिर वो अकबर हो, हुमायूं हो, या फिर इल्तुतमिश हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये अपने पद की मान्यता लेने के लिए खलीफा के पास जाते हैं। कोई ना कोई खलीफा इनको जो है इनके पद की मान्यता देता है कि अब आप एक वैध सुल्तान बन जाएंगे, राइट। सो महमूद गजनबी को भी एक पद की जो मान्यता है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो भी देख लीजिए। तो पद की मान्यता, राइट। सो पद की मान्यता मेरे साथियों दी गई है बगदाद के खलीफा के द्वारा। पद की मान्यता किसके द्वारा दी गई? बगदाद के खलीफा के द्वारा इनको जो है वो पद की मान्यता दी गई है, राइट। और उनका नाम जरा देख लीजिए, बगदाद के खलीफा का नाम क्या है? बगदाद के खलीफा का नाम है अल आदिर बिल्लाह, राइट। क्या नाम है? अल आदिर बिल्लाह, राइट। तो ये जो है वो बगदाद के खलीफा का नाम है, जो कि महमूद गजनबी को गजनी के पद पर बैठते ही उसके सुल्तान पद की मान्यता देता है, राइट। क्लियर है? चलिए, तो हम उपाधि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम उपाधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि महमूद गजनबी ने किन कौन कौन सी उपाधियां जो है वो धारण करी थी। तो महमूद गजनबी ने सबसे पहले जो है वो यामीन उद दौला की उपाधि धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी? यामीन उद दौला की जो है वो उपाधि इन्होंने जो वो धारण करी थी, राइट। सेकंड की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो इसने जो है गाजी की उपाधि भी धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी? गाजी की उपाधि धारण करी थी। इसके अलावा थर्ड नंबर पे बात करें तो इसने बुत सिकन की उपाधि भी धारण करी थी। किसकी उपाधि धारण करी थी? बुत सिकन जैसी उपाधियां इसने धारण करी थी। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी महमूद गजनबी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो हम इसकी मृत्यु की अगर हम बात करें कि इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो इसकी मृत्यु जो है साथियों 1030 एडी के अंदर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, राइट। चलिए, तो अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू महमूद गजनबी, राइट। तो इसका सबसे पहला की पॉइंट आप देखेंगे, सबसे पहला की पॉइंट हो जाएगा 17 बार आक्रमण, राइट। तो कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया है, और ये काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। जिसमें अगर हम प्रसिद्ध आक्रमण की बात करें, किसकी बात करें? प्रसिद्ध आक्रमण की अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो वो 1025 एडी का एक आक्रमण होता है, जो कि सोमनाथ मंदिर पर करवाया जाता है। किस पर करवाया जाता है? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण महमूद गजनबी का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध आक्रमण हो जाता है, राइट। क्लियर।
चलिए आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें कि ये भारत पर क्यों अटैक कर रहा था, इसके देखो दो टारगेट हैं। प्रत्येक मुस्लिमकारी के जितने जितने भी मुस्लिमकारी भारत पर अटैक कर रहे हैं या भारत में रहेंगे, उनके अगर टारगेट्स की बात करें तो उनमें एक टारगेट कॉमन रहेगा। एक टारगेट जो है वो विलुप्त हो जाएगा, कब? जब वो भारत में ही अपनी सत्ता को स्थापित कर लेंगे, राइट। तो अगर हम महमूद गजनबी की बात करें तो महमूद गजनबी के दो टारगेट्स थे। पहला टारगेट जो है वो धन लूटना था, पहला टारगेट धन लूटना, और दूसरा टारगेट जो होता है वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना हो जाता है। क्या हो जाता है? मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। ये महमूद गजनबी का जो है मेरे साथियों सेकंड टारगेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए सो आगे हम बात करें नेक्स्ट, देखिए जरा। नेक्स्ट रहेगा कि इसने जो है वो 1001 में, कब? 1001 में राजा जयपाल के विरुद्ध अटैक किया था। तो 1001 में जो अटैक किया था वो किसके विरुद्ध हो जाएगा? राजा जयपाल वर्सेस महमूद गजनबी, राइट। ये अटैक होता है जिसमें महमूद गजनबी जीतेगा और राजा जयपाल जो है वो हार जाएंगे, राइट। इसके बाद राजा जयपाल जो है वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्लियर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आत्महत्या करने वाले राजा कौन थे। तो राजा जयपाल जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको जब वो महमूद गजनबी से हार जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, जिस कारण ये जो है वो नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए इसका 1008 में इसने जो है वो नगरकोट पर आक्रमण किया। किस पर किया? नगरकोट पर आक्रमण किया, नगरकोट पर आक्रमण किया, राइट। देखिए नेक्स्ट आगे की हम बात करें तो 1025 का तो हम ऑलरेडी डिस्कस ही कर चुके हैं, ठीक है। और आगे हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। ये जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक होता है, ठीक है। इसके राज दरबारी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो राज दरबारी आप याद रख सकते हैं। राज दरबारी जो है इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले आपको डिस्कस कर ही चुके हैं। जब हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे उस दौरान हमने इल्तुतमिश के सॉरी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले जितने भी इतिहासकार हैं या जितने भी राज दरबारी हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर हम सीधे राज दरबारियों के नाम बता देते हैं। पहले जो राज दरबारी हैं उनका नाम है अलबरूनी। क्या नाम हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा अलबरूनी। सेकेंड हो जाएंगे हमारे फिरदौसी, राइट। क्या हो जाएंगे? फिरदौसी। एंड थर्ड नंबर पे जो आ जाएंगे मेरे साथी वो आ जाएंगे उतबी। एंड फोर्थ नंबर पे जो आएंगे मेरे साथी वो आएंगे फारूकी, ठीक है। कौन आएंगे? फारूकी, ठीक है। तो सॉरी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले जो राज दरबारी हैं वो कौन कौन से हैं? अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, ठीक है। क्लियर मेरे साथियों? आगे आपको समझ में? चले। तो महमूद गजनबी के बारे में इतना ही काफ़ी होता है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी पर आएंगे। किस पर आएंगे? मोहम्मद गौरी पर आएंगे। मोहम्मद गौरी पर ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी नहीं है। जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं हम उनको डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेनली आपके एग्जाम्स के अंदर इसके अटैक पूछे जाते हैं, आक्रमण इसके पूछे जाते हैं, तो हम सीधे ही आक्रमण को डिस्कस करेंगे। हम अननेसरी चीज़ों पर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये इसके बारे में बात करें तो इसने 1173 की हम बात करते हैं। 1173 में ये जो है वो गौर का शासक बनता है। किसका? गौर का शासक बना, राइट। 1173 में ये राजा बन जाता है। और इसके बाद ये जो है वो 1175 में अपना पहला अटैक करता है, ठीक है। 1175 में इसने जो है वो मुल्तान पर अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया? मुल्तान पर अटैक कर दिया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1179 AD के अंदर इसने जो है मेरे साथियों इसने पेशावर पर अटैक कर दिया। किस पर अटैक किया? पेशावर पर इसने जो है वो आक्रमण कर दिया, राइट। क्लियर मेरे साथियों? इसके बाद हम बात करें तो 1185 की अगर हम बात करें तो 1185 AD के अंदर इसने सियालकोट को जीत लिया। किसको जीता? सियालकोट को इसने जो है वो जीत लिया। सियालकोट को जीता, राइट। या आप बोल सकते हैं सियालकोट पर इसने अटैक कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसने जो है वो 1186 के अंदर इसने लाहौर पर अटैक किया। किस पर अटैक किया? इसने लाहौर पर अटैक किया इसने, राइट।
आगे आपको समझ में। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें मेरे साथियों, तो अब यहाँ से इसको जो है वो आप इम्पोर्टेंट अटैक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे कि मोहम्मद गौरी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो अटैक हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ के बाद सारा डेटा आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, राइट। लिखना स्टार्ट करिए कि आपका 1191 का, जिसे हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, क्या बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं, राइट। इसके बाद 7वें नंबर पे हम बात करें तो 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें 8वें नंबर पर तो 1193 में इसने क्या किया, 1193 में इसने जो है वो दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया, दिल्ली को अपनी राजधानी जो है वो बना लिया, राइट। 1193 दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, राइट। याद रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेरे साथियों तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है 1194 का, जिसको हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध। क्या बोलते हैं, चंदावर का युद्ध, राइट। इसके बाद हम अगर बात करें 1206 की, तो 1206 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु कौन करता है, मृत्यु होती है इसकी नमाज पढ़ते समय, नमाज पढ़ते समय खोखर जाति के लोगों ने, खोखर जाति के लोगों ने हत्या कर दी, राइट। क्लियर है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब हम मेनली डिस्कस थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हम देखिए, हम सबसे पहले तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में जानेंगे, 1194 के चंदावर के युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, राइट। सो देखिए मेरे साथियों, सबसे पहले हम 1191 के युद्ध की बात करते हैं। 1191 का हमारा युद्ध कौन सा है, तराइन का प्रथम युद्ध है, राइट। कौन सा है, तराइन का प्रथम युद्ध है हमारा। इस युद्ध की हम बात करें मेरे साथियों तो तराइन का जो पहला युद्ध है, ये युद्ध मेरे साथियों होता है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, राइट। इसमें मेरे साथियों पृथ्वीराज चौहान जीतेंगे और मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाएगा, राइट। सेकेंड हम बात करते हैं तो 1192 के बानवे की बात कर लेते हैं तो 1192 मेरे साथियों होता है तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, राइट, द्वितीय युद्ध, ठीक है। ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध है साथियों, ये भी आपका मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाएगा। इसमें रीजन ये बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी का साथ जो है वो राजा जयचंद्र के द्वारा दिया गया था, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसके पीछे की ज़्यादा स्टोरी आपको जानने की जरूरत है नहीं, जितनी चीज़ें आपको जानने के लिए जरूरी हैं, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आप उतनी ही चीज़ों को याद कर लीजिए, क्लियर। तो हम बात करते हैं 1194 की, जो है कि हमारा चंदावर का युद्ध, राइट, चंदावर का युद्ध। ये मेरे साथियों चंदावर का जो युद्ध है वो राजा जयचंद्र व मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी के बीच में ये जो युद्ध है वो हो जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतेंगे और राजा जयचंद्र जो है वो हार जाएंगे, राइट, क्लियर। तो ये कुछ छोटे से फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा और जान लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है आपका गौरी के गुलाम, राइट। कौन, गौरी के गुलाम, ठीक है। ये आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गौरी के गुलाम कौन कौन से थे। तो देखिए, गौरी गौरी के जो गुलाम है मेरे साथियों, वो टोटल 3 हैं, जिनके बारे में बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, राइट। ये 3 मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं, जिसमें से पहले जो है वो यलदोज हैं, ठीक है, एक यलदोज हो गया। दूसरे गुलाम की बात करें तो वो कुबाचा हो गया, ठीक है, कौन हो गया, कुबाचा हो गया। तीसरे गुलाम की बात करें हम साथियों तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। इन 3 गुलाम में से अब मोहम्मद गौरी के बाद, क्योंकि आपने देखा कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था, उसको अपना वहाँ उसको अपनी राजधानी भी बना लिया, तो इसके बाद अब
मोहम्मद गौरी क्या करता है, जब वापस जाता है तो मोहम्मद गौरी इस पूरे इन तीनों गुलामों को जो है वो बंटवारा करके जाता है। राइट। बंटवारा कैसे करता है कि जो यलदोज है मेरे साथी, उसको गौर की गद्दी देता है, गौर की गद्दी देता है। इसको क्या देता है, तराई मैदान देता है। क्या देता है, तराई मैदान देता है। ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो भारत की सत्ता देता है। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर जो है वो स्लैब डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। किसको एस्टेब्लिश करते हैं, स्लैब डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसको हम जो है वो गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश बोल सकते हैं, ममलूक वंश बोल सकते हैं। ठीक है। अ, तो इसकी जो है वो शुरुआत भारत के अंदर कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट। सो अब हमको जो है वो स्लैब डायनेस्टी ही पढ़ना है, जो कि भारत के अंदर मोहम्मद गौरी को आपने देखा कि 1206 में उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। और इस डेथ के साथ ही 1206 में ही गुलाम वंश की भारत के अंदर जो है वो नींव डल जाएगी। ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्लैब डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे, जानेंगे। राइट। सो आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।